नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी कसैला सच। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कसैला सच। सुपरमार्केट से निकलकर मैंने गाड़ी सड़क पर डाली ही थी कि पड़ोस की नीलम नजर आ गई। पिछले महीने जब मैं इसी तरह सामान लेकर आ रही थी, वह मुझे इसी समय इसी जगह पर मिली थी। मैंने गाड़ी उसके बगल में खड़ी करके दरवाज़ा खोला और आवाज़ दी, नीलम। वह चौंक पड़ी, फिर बोली, अरे आंटी जी, आप क्यों तकलीफ़ करती हैं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा, बहस मत करो, चुपचाप भीतर आ जाओ, नहीं तो भोंपुओं का कोरस शुरू हो जाएगा। उसने देखा, कारों का एक काफिला बेसब्री से हम लोगों की ओर देख रहा था। वह चुपचाप बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हारा ऑफिस क्या यहीं कहीं पास में है? पिछली बार भी तुम यहीं मिली थी। ऑफिस तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पर है और यहाँ से इतना ही अपना घर पड़ता होगा। रोज इतनी दूर पैदल आती जाती हो? नहीं, जाते समय तो बस में जाती हूँ, समय पर पहुँचना होता है ना। लौटते समय थोड़ी तफरीह कर लेती हूँ। एक बार घर पहुँच जाओ तो फिर निकलने का सुविधा नहीं होता। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बोर हो जाती हूँ। यहाँ खुली हवा में थोड़ा घूम लेती हूँ, रास्ते की चहल पहल देख लेती हूँ तो अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता ही होगा, मैंने सोचा। घर पर ऐसा क्या है जिसके लिए जल्दी पहुंचने की इच्छा हो? सदा के बीमार पिता, चिड़चिड़ी करकशा माँ और 3 छोटी बहनें। सोचती होगी जितना समय बाहर निकल जाए अच्छा है। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उसने कहा, आंटी जी, प्लीज़ मुझे यहीं उतार दीजिए। क्यों, कहीं और जाना है? गाड़ी रोकते हुए मैंने पूछा। पिछली बार आपके साथ आई थी और उसके 2-4 दिन बाद ही आप शायद मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर पहुंच गई थी। तब माँ ने बहुत हंगामा मचाया कि शादी के लिए मैं इतनी बेसब्र हो गई हूँ कि पड़ोसियों से चिरौरी करती फिरती हूँ। देखो नीलम, घर में शादी लायक बेटे बेटी होते हैं तो प्रस्ताव आते ही हैं, उसमें बुरा मानने जैसी तो कोई बात नहीं है। रही बेसब्री की बात, तो तुम कोई 15 साल की तो हो नहीं। डबल कर लीजिए, मतलब 30। तो बताओ, इस उम्र में अगर लड़की शादी के लिए आतुर होती भी है तो उसमें आश्चर्य क्या है? अच्छा आंटी जी, लिफ्ट के लिए थैंक्स, उसने उतरते हुए कहा और विषय ही समाप्त कर दिया। घर पहुंचते हुए मैं अपने उस प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी जिस पर बवाल मचा था। मेरे मौसेरे भाई की पत्नी शादी के बाद जब पहली बार पीहर जा रही थी तो दुर्घटना का शिकार हो गई थी। वह और उसका भाई दोनों मारे गए थे। भाई तो मतलब मेरा मौसेरा भाई तो एकदम बदहवास हो गया था। उसे नॉर्मल होने में पूरा 1 साल लग गया था। फिर भी उसके सामने शादी का नाम लेना गुनाह था। पिछली बार मौसी ने लिखा था कि बड़ी मुश्किल से वह शादी के लिए राजी हो गया है। जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो ताकि उसका 8-9 साल का वनवास खत्म हो। पिछली बार जब नीलम को लिफ्ट दी थी तो मुझे एकदम मौसी की याद आ गई थी। मैं फौरन उसके लिए प्रस्ताव लेकर पहुंच गई थी। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोच लिया था कि दुहाजू वर के लिए वे लोग तैयार नहीं होंगे। पर वैसे आज अच्छा मौका था। मैं नीलम से उसकी राय जान सकती थी, पर राय जानकर भी क्या होता? मुझे नहीं लगता कि अपनी राय पर अमल करने की क्षमता इस लड़की के पास है। घर पहुंची तो देखा, पड़ोस के घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है। नूपुर ने दरवाज़ा खोला तो मैंने पूछा, पड़ोस में कोई बीमार है? हाँ। कौन? अंकल जी। क्या हो गया? अब घर में भी आओगी कि बाहर खड़े खड़े ही सब पूछ लोगी? उसने झल्लाते हुए कहा। मुझे बुरा लगा, भला इसमें झल्लाने जैसा क्या था? डॉक्टर की गाड़ी देखी तो पूछ लिया, पर आजकल की लड़कियों के तेवर मिलते ही नहीं हैं।
फिर मैं बिना कुछ बोले ही भीतर आ गई और शॉपिंग बैग खाली करने लगी। नूपुर मेरे आसपास मंडरा रही है। मैं समझ गई कि उसे कुछ कहना है और मेरे पूछने की प्रतीक्षा कर रही है, पर मैं जानबूझकर व्यस्तता का नाटक करती रही। उससे नहीं रहा गया तो बोली, मम्मी पता है अंकल एकदम बेहोश हो गए थे। क्यों? मेरी भी उत्सुकता जाग उठी थी। पूनम दीदी ने शादी कर ली। क्या? फोन सुनते ही अंकल गश खाकर गिर पड़े। अरे, वो नीलम अच्छी भली मेरे साथ आ रही थी, पता नहीं क्यों कॉर्नर पर उतर गई। जानबूझकर उतर गई होंगी। उन्हें पता होगा कि घर पर कैसा कोहराम मचा होगा। सोच रही होंगी जितनी देर से घर पहुंचूं अच्छा है। मतलब नीलम को सब पता है। उन्हीं की तो प्लानिंग है। पता है पूनम दीदी का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। बड़ी दीदी ने कहा, माँ पापा को मनाने के चक्कर में मत पड़, शादी कर ले। कोई भी लड़का तेरे लिए जिंदगी भर बैठा नहीं रहेगा। पर वह नहीं मानी। जैसे ही आंटी जी के सामने बात उठाई, आंटी जी भड़क गईं। अभी बड़ी बैठी है तो तुम्हारी कैसे कर दूं? अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो बड़ी छोटी सब जिंदगी भर बैठी ही रहेंगी। एग्जैक्टली। पूनम दीदी ने बिल्कुल यही शब्द कहे तो आंटी आग बबूला हो गई। बोली, शादी को इतनी उतावली है तो जा अपने आप कर ले। पूनम दीदी ने कहा, बस तुम्हारी आज्ञा चाहती थी, वह मिल गई, अब कर ही लूंगी। तुम्हें ये फर्स्ट हैंड न्यूज़ किसने दी? अभी मैं और सोनम डॉक्टर को लेने गए थे ना, तब उसने बताया। खबर सनसनीखेज तो थी, पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अरविंद का प्रस्ताव लेकर मैं उन लोगों के यहाँ गई थी, तभी पूनम के मिजाज और तेवर देख लिए थे। समझ गई थी कि ये लड़की इन सबसे अलग है। उस दिन चाय पूनम ने ही बनाई थी। हम लोगों को कप पकड़ाते हुए उसने आवाज़ दी थी, छोटी जा पापा को चाय दे आ। उसके 2 बार पुकारने पर जब छोटी हाजिर नहीं हुई तो माँ ने कहा, तुम्हें मालूम है बाहर वालों के सामने छोटी कहने से वह चिढ़ती है, तो क्यों चिढ़ाती हो? फिर पूनम ने बड़े नाटकीय अंदाज में आवाज़ दी, रेशम रेशम बेटे पापा को चाय दे आओ। उसकी इस अदा पर माँ को ताव आ गया। बोली, तुम ही पापा को चाय दे आओगी तो छोटी नहीं हो जाओगी? लाओ मुझे दो। और वे कप लेकर पति के बैठक खाने में चली गईं। मैंने कहा, तो छोटी का नाम रेशम है, मुझे तो पता ही नहीं था। बड़ा प्यारा सा अनयूजुअल सा नाम है। आंटी जी, ये सीरीज चलती रहती तो आपको बहुत सारे अनयूजुअल से नाम सुनने को मिलते। मैं तो सन्न रह गई। यह लड़की है कि तूफान। शाम ये दफ्तर से लौटे तो मैंने कहा, मकान मालिक बीमार हैं, देखने चले? बीमार तो वो सदा से हैं, अच्छे हो गए हों तो देखने चलते हैं। मजाक मत कीजिए, दिस इज समथिंग सीरियस। मैंने जब उन्हें सारा इतिहास बताया तो वे बोले, रहने दो, हमारी गुडविल का भलमनसाहत का गलत अर्थ भी लगाया जा सकता है। वे सोचेंगे कि हम उनके जले पर नमक छिड़कना चाहते हैं। 4-5 दिन पड़ोस में बड़ा सन्नाटा रहा, जैसे कोई गमी हो गई हो। दिन भर चीखता रेडियो, गुनगुनाती लड़कियां, सब चुप थे। सहेलियों का जमघट नदारत था, इसलिए खिलखिलाहटें भी सुनाई नहीं देती थी। आंटी जी की भी मेहरी से, सब्जी वाले से, झाड़ू वाले से होने वाली चकचक के अभाव में वातावरण एकदम शांत था। उस रात हम दोनों पान खाकर लौट रहे थे। गली से थोड़ी दूर पर ही थे कि इन्होंने मेरा हाथ दबाकर धीरे से कहा, वो देखो तुम्हारी चहेती लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी है। मैंने देखा, सचमुच गली के मुहाने पर नीलम खड़ी थी। इन्होंने जैसे मुझे ताकीद करते हुए कहा, चुपचाप निकल चलो, उसे आवाज़ मत देना, नहीं तो वह एम्बैरस हो जाएगी। गली की चौड़ाई होती ही कितनी है। फिर भी मैं इनके डर से सिर नीचा करके चली जा रही थी कि उसी ने आवाज़ दी, आंटी जी। मैं तुरंत उसके पास पहुंच गई और पूछा, इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी और सोनू की राह देख रही हूँ। इतनी रात गए वे लोग कहाँ गए हैं? वह कुछ कहती, इससे पहले ही पीछे से आवाज़ आई, मैं घर जा रहा हूँ।
आवाज की तल्खी से ही समझ गई कि घर जाकर अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। पर डांट के डर पर मेरी उत्सुकता भारी पड़ गई। मैंने पूछा, इतनी रात गए दोनों कहाँ गई हैं? पिक्चर देखने। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? माताजी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। उनका कहना है कि गली इस समय एकदम सुनसान रहती है। दोनों का इस समय अकेले आना खतरे से खाली नहीं है। वे दोनों हैं फिर भी अकेली हैं, और तुम जो इस सुनसान में अकेले खड़ी हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं। माँ सोचती हैं अब मैं उस उम्र में पहुंच गई हूँ जहाँ कोई भय बाधा नहीं है। डोंट टेल मी यू आर जस्ट 30 नीलम। और इस देश में तो 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुढ़िया का भी अकेले घूमना निरापद नहीं है। वह फीकी सी हंसी हंसती। और इन्हें पिक्चर देखने जाना था तो दिन में जाती। पिक्चर का बहाना तो माँ के लिए था। आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी आंटी, वे पूनम के रिसेप्शन में गई हैं और वह तो रात में ही होता है ना। तुम नहीं गई? तीनों जाती तो माँ को शक हो जाता, कोई नहीं जाता तो पूनम को बुरा लग जाता। मैं कुछ देर चुप रही, फिर मैंने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि पूनम ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? कितने दिन और किस लिए? स्थितियां तो यथावत रहने वाली थी। वैसे भी वह 26 की तो हो ही गई थी। छोटी भी अब 18 की हो चली है। मेरी शादी नहीं होने से क्या उनकी उम्र रुक जाएगी? मैंने देखा उसके स्वर में जरा भी हताशा या रोष नहीं है। उसी शांत स्वर में उसने कहा, शादी के लिए मैंने ही उस पर जोर डाला था। मैंने छोटी और सोनू से भी कह दिया है, अच्छा वर मिले तो कर लेना, माँ बाप के भरोसे न रहना, न मेरा ख्याल करना। तुम्हारे पिता तो पूनम का ही शौक नहीं सह पाए। यह दोनों भी उसी राह पर जाएंगी तो यह भी एक तरीका है आंटी, उसने कसैले स्वर में कहा। विरोध भी दर्ज हो गया और लड़की भी मुफ्त में निबट गई। सच कड़वा होता है यह तो पता था, पर कसैला भी होता है यह आज पता चला। उस क्षण मेरा मन उस दिलेर कन्या के लिए अपरंपार ममता से भर उठा। तो यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।